तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर का क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत, यानी कि मैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसका इंग्लिश नाम क्या है? तो इसका इंग्लिश में नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को प्योर हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन कुछ वर्ड्स इंग्लिश के जान लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारी यूपीएससी में ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आप लोग कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी देखते चलिएगा। तो गाइस, इसी चैनल पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 पूरी कराने वाला हूँ कंप्लीट। उसका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं इस चैप्टर पर आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पूरी कराऊँगा कंप्लीट, और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की पीडीएफ भी आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी। गाइज़, ये एनसीईआरटी का एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पूरी इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, जितनी शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। और आप इसके नोट्स भी एज इट इज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने जो नोट्स होते हैं उनसे ही ये पीपीटी तैयार की है। तो आप लोगों को अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा सीधा इससे नोट्स बना सकते हैं, और ये नोट्स भी एकदम शॉर्ट हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ये जो हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पर ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर ये गोलाकार नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ी चपटी है, और ये यहाँ पर मध्य में यानी बीच में उभरी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो हमारी पृथ्वी है, ये अपनी अक्ष यानी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है। ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर वास्तव में नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जो हमने पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए ग्लोब पर खींची है। ऐसी वास्तव में कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। इसके बाद यही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए ग्लोब पर खींची जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश कहाँ है? तो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी के बीच में, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भाग कौन से हैं? तो ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये है साउथ हेमिस्फेयर। इनका हिंदी नाम क्या है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है, और ये मध्य में उभरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई भी वास्तविक रेखा पृथ्वी पर नहीं है, ये हमने सिर्फ इसको समझने के लिए खींची हुई है ग्लोब पर। और 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत वृत्त कहते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त है पृथ्वी पर, और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद आता है हमारा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है, और इसके आगे जो भी वृत्त बनेंगे वो इससे छोटे ही होंगे, ये सबसे बड़ा वृत्त है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने का सबसे
का संदर्भ बिंदु होता है। यानी अगर हमें पृथ्वी पर कोई भी स्थान बताना है तो वो 0 डिग्री अक्षांश उसका एक संदर्भ बिंदु होगा। यानी इससे हम डिस्टेंस बता सकते हैं किसी भी बिंदु की, यानी किसी बिंदु की दूरी बता सकते हैं। विषुवत यानी 0 डिग्री के समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसके समांतर कौन सी रेखाएं, यानी ये अगर हमारी 0 डिग्री अक्षांश है तो इसके जितनी भी इधर उत्तर तथा दक्षिण में जितनी भी रेखाएं होंगी इसके समांतर होंगी, इनको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। और ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर होती है, तो ये देखने में आप लोग को लगेगा ये 0 डिग्री, इसके 90 इस साइड और 90 इस साइड, 90 कितनी हुई 180 और एक 181। लेकिन वास्तव में 181 रेखाएं नहीं होती गाइज। ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव जो हमारे हैं ये सिर्फ एक बिंदु है, ये कोई रेखा नहीं बनाते और ना ही कोई सर्कल यानी वृत्त बनाते हैं। ये सिर्फ एक बिंदु है। यानी हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, तो वो होंगी 179 179। ये कोई अक्षांश रेखाएं नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ एक बिंदु है। इसके बाद आता है हमारा विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 यानी 360 डिग्री का 1/4 बराबर 90 डिग्री होती है। यानी ये जो हमारे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं इनको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये हम इनको ऐसे क्यों लिखते हैं, तो ये पृथ्वी की कुल चारों ओर की जो दूरी है उसका 1/4 यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 भाग होते हैं। और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को कैसे लिखते हैं, उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री साउथ। तो आगे भी इसमें यही दिया हुआ है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बराबर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बराबर दक्षिणी ध्रुव। तो दो अक्षांशीय वृत्तों के बीच का कोण कितना होता है, 1 डिग्री। इसका क्या मतलब है, यानी ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है ये 0 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो वो होता है 1 डिग्री। और ये इनके बीच की दूरी होती कितनी है, तो ये होती है वास्तव में 111.2 किलोमीटर। इसको हम अप्रोक्स 111 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन वास्तविक दूरी कितनी होती है, 111.2 किलोमीटर। तो ये थे हमारे 4 नोट पॉइंट। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर और कोण कितने का, 1 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव अक्षांश की रेखाएं नहीं बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये जो हमारे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं ये कोई अक्षांश रेखाएं नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ एक बिंदु है। तो हमारी अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हुई, तो वो हुई 179 यानी 179। इसके बाद तीसरा पॉइंट है विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश है इसके आगे हम जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे इनका आकार घटता जाएगा, यानी और ध्रुवों पर जाते जाते ये सिर्फ एक बिंदु बन जाएगा। यानी अगर जैसे जैसे हम 0 डिग्री से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। और ये जो ऐसे ये आड़ी रेखाएं तो इनको तो लैटीट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं, और ये जो सीधी रेखाएं हैं इनको देशांतर कहते हैं। और ये जो इनका कटान बिंदु है यहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और ये किस काम आते हैं, ये आते हैं सैटेलाइट नेविगेशन और डिफेंस सेक्टर में। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच 5 से 7 डिग्री अक्षांश के अंतर पर पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है, तो मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाऊं तो ये हमारी 0 डिग्री है। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इनको कर्क रेखा तथा मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। और ये जो इनके बीच का क्षेत्रफल है इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर
सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं यानी सबसे अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अगर इसके ऊपर चलेंगे तो हमारा आएगा ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और इसको क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री साउथ को इसको कहते हैं एंटार्क्टिक वृत्त। और ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये कितने डिग्री तक पाया जाता है? तो विषुवत वृत्त से 5 से 7 डिग्री ऊपर और नीचे यानी कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें लंबवत यानी सीधी नहीं पड़ती, वहाँ पर हमेशा किरणें तिरछी पड़ती हैं। और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में ये एक चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टो का उदाहरण दिया गया है। तो ये सिर्फ ऐसे समझने के लिए बताया गया है कि सिर्फ हम अक्षांश और देशांतर दोनों से किसी भी स्थान का संदर्भ बिंदु पता कर सकते हैं यानी वो कहाँ पर स्थित है। तो ये चंद्रपुर जो है 20 डिग्री नॉर्थ यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये जो बेलो हॉरिजॉन्टो है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये दोनों 20 डिग्री पर ही स्थित हैं, लेकिन एक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और एक दक्षिण अक्षांश पर, यानी एक विषुवत वृत्त के उत्तर में है और दूसरा विषुवत वृत्त के दक्षिण में है, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। तो ये था हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसके बाद आता है विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा का इंग्लिश नाम क्या है? इक्वेटर, यानी 0 डिग्री को इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत वृत्त भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा का इंग्लिश नाम क्या है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने डिग्री के अक्षांश पर स्थित है? तो ये है 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ किसको कहेंगे? तो वो कहेंगे कर्क रेखा को। और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद आता है हमारा मकर रेखा। मकर रेखा इसका इंग्लिश नाम क्या है? तो इसका इंग्लिश नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कितने डिग्री के अक्षांश पर स्थित है? तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यानी ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये है हमारी कर्क रेखा तथा मकर रेखा। कर्क रेखा कितने पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इनका इंग्लिश नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत यानी सबसे अधिक पड़ती है और इनके बीच में सबसे अधिक गर्मी होती है। चौथा है हमारा आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, यानी 66.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को। और ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते होंगे, ये यहाँ पर ये आर्कटिक वृत्त है। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये इसके बाद आता है दक्षिणी अक्षांश यानी 66 डिग्री 30 मिनट। इसको क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक वृत्त। ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा ये यहाँ पर, इसको कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसको क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक वृत्त। इसके बाद छठा आता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये कहाँ पर है? ये है हमारे ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर। इसके बाद आता है हमारा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं यानी लंबवत पड़ती है और इनके बीच सबसे गर्मी सबसे अधिक होती है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच तापमान
उच्च होता है और इन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य अत्यधिक ठंड पड़ती है। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। और इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय कहाँ होते हैं? उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी शीत कटिबंध के बीच में, उत्तरी ध्रुव के बीच में, और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है और इनको क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद में क्या है? प्रत्येक अक्षांश के बीच का अंतर 1 डिग्री है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है। देशांतर सीधी रेखाएं होती हैं, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक जाती हैं, इन्हें देशांतरीय याम्योत्तर भी कहते हैं। तो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी ये आड़ी रेखाएं, इनको तो कहते हैं अक्षांश, और ये जो हमारी सीधी रेखाएं हैं इनको कहते हैं देशांतर। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं या दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। इनको अक्षांश नहीं, इनको देशांतर कहते हैं। अक्षांश ये जो हमारी आड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, यानी अर्धवृत्त का मतलब ये इधर आप लोग देख सकते हैं, ये इसको यहाँ से शुरू होकर ये अर्धवृत्त होता है और ये अगर हम ऐसे पूरा करें तो उस साइड से जाकर जो हमें भाग दिखाई नहीं दे रहा वहाँ होकर ये पूरा वृत्त बनता है, और ये जो भाग हमें दिखाई देता है इसको अर्धवृत्त कहते हैं। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो ये एक पूरा वृत्त बना लेगा। अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, यानी अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये अर्धवृत्त के बीच की दूरी घटती जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, 2 देशांतर यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, और ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री यानी 111.2 किलोमीटर। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट, इनको समझ लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती जबकि देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये यहाँ पर ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। लेकिन ये जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं ये यहाँ पर, लेकिन ये जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से ही शुरू होती हैं और दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं, और इन सब की लंबाई समान होती है। इसके बाद आता है हमारा मुख्य याम्योत्तर यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री एक तो अक्षांश रेखा है और एक देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री कहाँ से निकलती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा ये ग्रीनविच की एक वेधशाला से निकलती है, जो कहाँ पर है? लंदन में। और यही पूरी दुनिया का इंटरनेशनल टाइमलाइन कही गई है, यानी IST इंटरनेशनल टाइमलाइन। किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को, जो कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच लंदन से। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है? ग्रीनविच वेधशाला लंदन से मुख्य याम्योत्तर निकलती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहीं से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक गणना करते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, इसके 180 डिग्री इधर पूर्व में तथा 180 डिग्री पश्चिम में हम देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। इसके बाद क्या है? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा है। एक ही रेखा से क्या मतलब है? ये जो हमारी, अगर हम 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर
पश्चिम में तथा 180 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो एक ऐसी रेखा आएगी 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखाएं पर स्थित है और इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी इस रेखा के अगर हम पार जाते हैं तो तिथि चेंज हो जाती है, यानी डेट चेंज हो जाती है। किसी स्थान की सही स्थिति बताने का संदर्भ बिंदु वो होता है जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं ये यहाँ पर एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। और ये किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने का सबसे अच्छा संदर्भ बिंदु होता है। ये किस काम आता है, तो ये आता है सैटेलाइट नेविगेशन और डिफेंस सेक्टर में। किसी स्थान की सही स्थिति बताने का सबसे संदर्भ बिंदु वो होता है, ये हमने देख लिया है, स्थानीय समय सूर्य की परछाई देखकर बताया जाता है। यानी हम जो अपना स्थानीय समय देखते हैं, पहले के समय में देखते थे, अब तो टाइमलाइन यानी ये देशांतर रेखाएं हमें पता चल गई है तो हमने एक निश्चित टाइम कर लिया है अपना। लेकिन पहले जो स्थानीय समय था वो सूर्य की परछाई देखकर ही पता लगाया जाता था कि क्या समय हुआ है। इसके बाद आता है देशांतर और समय। तो इसमें क्या है, मुख्य याम्योत्तर ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, ये हमने देख लिया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे तथा पश्चिम में समय पीछे होगा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ये हमारी अगर पृथ्वी है और ये सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और सूर्य की किरणें सबसे पहले कौन से भाग पर पड़ेंगी, तो सबसे पहले पड़ेंगी पूर्व के भाग पर। और ये पश्चिम वाला भाग धीरे धीरे घूर्णन करता हुआ जब पूर्व में आ जाएगा तब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो यही इसका मतलब है। ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे तथा पश्चिम में समय पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है अगर 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है तो 360 में अगर हम 24 का भाग लगाएं तो 15 डिग्री आएगा, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री। और 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 60/15 यानी 4 मिनट में। ये स्केच इतना अच्छा नहीं है गाइस, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है तो 360 में हम 24 का भाग लगाएंगे तो 15 डिग्री आएगा, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो हम 60 मिनट में 15 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे प्रभाव पड़ता है जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, यानी 15 डिग्री 1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में। तो 15 × 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे। तो ग्रीनविच के पूर्व में समय 1 घंटा आगे होगा, यानी 1 बजेगा। और जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो 15 × 4 यानी 60 मिनट और 1 घंटा पीछे होगा, यानी ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा समय पीछे होगा, यानी वहाँ कितने बजेंगे, सुबह के 11। और ऐसे 15 डिग्री करते करते अगर हम 180 डिग्री तक जाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री याम्योत्तर पर मध्य रात्रि होती है, यानी 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कितने समय का अंतर है, तो वो है 12 घंटे का। इसके बाद क्या है, देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है।
यानी ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर सभी देशों का समय समान लिया गया है। ये इंटरनेशनल टाइमलाइन है। और जो किसी देश की स्थानीय टाइम माना जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन मानी जाती है, वही उस देश के सभी स्थानों पर स्थानीय समय माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा मानक समय। अलग अलग यामी उत्तर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। लेकिन ये अंतर अब नहीं रहा गाइज, क्योंकि हमने अपनी एक IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान ली है। वो कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने अपनी स्थानीय यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली यामी उत्तर को देश का मानक समय माना जाता है। वो कितनी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यानी हम ग्रीनविच के समय से कितना आगे हैं? तो हम हैं 5 घंटा 30 मिनट। यानी भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो वो है 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि हम 0 डिग्री के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित हैं। अगर हम पश्चिम में स्थित होते तो हमारा 5 घंटा 30 मिनट समय पीछे होता, लेकिन हम पूर्व में हैं तो वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके बाद है कुछ देशों में पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई देश है, उसका पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर अधिक होगा तो उसमें एक समय सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे USA जैसे बड़े देश हैं, उनमें एक जगह ऐसी होगी जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँच जाएंगी। लेकिन ये इधर सबसे पश्चिमी भाग है, इसके अंदर सूर्य की किरणें बहुत लेट पहुँचेंगी। लेकिन अगर हम एक ही समय मान लेते हैं तो उनके समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और इससे अव्यवस्था फैलती है। इसलिए बड़े बड़े जो देश होते हैं उनमें एक से अधिक मानक समय माने जाते हैं, क्योंकि अगर उनका पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक होता है, उनमें ऐसे 2, 3, 4 करके टाइमलाइन मान लिए जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टाइम जोन। कनाडा तथा USA में 5 जबकि रशिया में 9 मानक समय रेखाएं हैं। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो रशिया जब USSR था यानी सोवियत संघ था, तो रूस में 11 मानक समय रेखाएं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में रशिया में सिर्फ 9 मानक समय रेखाएं हैं और USA तथा कनाडा में कितनी है? 5 समय रेखाएं। यानी इनके ये अगर USA है तो इसके अंदर 5 समय रेखाएं होंगी और ये जो रशिया है हमारा, इसके अंदर 9 समय रेखाएं होंगी ऐसे करके। और भारत में कितनी है? भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा है। वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यानी 15 डिग्री देशांतर पूर्व और पश्चिम के बाद में अगर हमें कोई टाइम निश्चित करना होगा तो उसके लिए हमें दूसरी मानक समय रेखा खींचनी होगी। यानी दूसरी समय खींचनी तो नहीं होगी, हमें माननी होगी 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में जाने के बाद। हमारे देश में एक ही मानक समय क्यों है? क्योंकि हमारे देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर सिर्फ 30 डिग्री है और हमने मानक समय कहाँ खींची है? भारत के मध्य में, यानी 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम। अगर हमारा विस्तार इससे अधिक होता तो हमें दूसरी मानक समय रेखा भी माननी पड़ती। लेकिन वर्तमान में हमारे देश का विस्तार 30 डिग्री तक ही है, तो हमने सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी है, जबकि USA और कनाडा में 5 तथा रशिया में 9 मानक समय रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 360 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये ऐसे करके ये 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, यानी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। तो कुल मिलाकर कितनी हुई? तो ये हुई 360। 180 डिग्री ईस्ट
और 180 डिग्री वेस्ट यानी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसको क्रॉस करने के बाद तिथि बदल जाती है यानी डेट चेंज हो जाती है। 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी मेढ़ी है यानी जिगजैग है। इसका क्या मतलब है? ये जो हमारी 180 डिग्री रेखा है ये सीधी ना होकर ये टेढ़ी है, ये ऐसे आती है। और ये ऐसी क्यों है? क्योंकि जैसे ये इधर अगर कोई देश है, इसके अगर हम बीच में से अगर रेखा गुजार देते हैं तो एक ही देश में 2 डेट हो जाएंगी, इसलिए इसको सिर्फ समुद्री रास्ते से निकाला गया है। और इसके बीच में कई आते हैं, जैसे फिजी आइलैंड वगैरह आते हैं, रशिया और यूएसए वगैरह आते हैं। इनके बीच में से इसको नहीं गुजारा गया, इसलिए इसको टेढ़ी मेढ़ी माना गया है, यानी ये जिगजैग शेप की है। और इसको ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन, इसका पहला नाम है। दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों है? क्योंकि ये ग्रीनविच लंदन वेधशाला से निकलती है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। और ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। तो ये हमारी 0 डिग्री याम्योत्तर, ये आप लोग देख सकते होंगे। इसको मुख्य याम्योत्तर भी बोला जाता है। इसका एक और नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। इसको हिंदी में भी प्राइम मेरिडियन लिखेंगे। दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, GMT, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। इसके बाद है 180 डिग्री याम्योत्तर यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके भी 2 नाम हैं। 2 नाम नहीं है, इसका सिर्फ एक ही नाम है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और इस रेखा को पार करते ही तिथि बदल जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री दक्षिण एक ही रेखा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके बाद इस मैप में आप देख सकते हैं हमारी IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है। ये 68 डिग्री ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री वेस्ट ईस्ट, क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं, 0 डिग्री के पूर्व में स्थित हैं, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इनके बीच में हमारा देश स्थित है। और ये कितने डिग्री का अंतर है? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है। इसीलिए हमारे देश की सिर्फ एक मानक समय रेखा है जो इसके मध्य से होकर गुजरती है। वो कितनी है? 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है हमारे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद है ये 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन। ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। और ये अन्य कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो ये है UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी खुद लंदन। इसके बाद आता है फ्रांस, इसके बाद आता है स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना और नोवा क्या है? क्वीन मडलैंड इन अंटार्कटिका। तो ये 9 देश हैं जिनसे हमारी ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। और इसको GMT भी कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। और इसके बाद ये 180 डिग्री देशांतर रेखा आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर ये हमारी देशांतर रेखा ये सीधी होती, यहाँ पर अगर ये सीधी रेखा होती, ये यहाँ से होकर गुजर जाती, तो एक ही देश में दो समय रेखाएं हो जाती, इसलिए इसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है ये ऐसे करके। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये यहाँ पर आर्कटिक सागर में है, यहाँ पर ये चुंकी सागर है हमारा,
ये चुंकी सागर, फिर बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि यहाँ पर है, और ये है बेरिंग सागर यानी बेरिंग सी। इसके बाद आता है हमारा प्रशांत महासागर, और ये है फिजी आइलैंड यानी फिजी द्वीप समूह। तो ये है हमारी वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देख सकते हैं आप लोग, टेढ़ी मेढ़ी है, और इसको ही इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, वो कंप्लीट कर दिया है, और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है इस चैनल पर। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद ये एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसके 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दी है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, क्या कब कहाँ और कैसे, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, पीडीएफ एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद RSR। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ सीखा, तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।